हम बात कर रहे हैं एडवोकेट फ़ुज़ैल अहमद अयूबी से वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में जो आज लोकसभा के सामने पेश किया गया है। सर, लीगल प्रोविजंस की अगर हम बात करें इस बिल में, क्या नए चेंजेस हैं जो ये बिल लेके आ रहा है एज़ कम्पेयर टू जो वक्फ एक्ट अभी तक था? देखिए, पहला जो बुनियादी चेंज लेकर के आ रहा है वो उसकी परिभाषा से रिलेटेड है। और परिभाषा में अब ये बात कही जा रही है कि पहले तो वक्फ कोई भी कर सकता था, वो मुसलमान हो या नहीं हो, उससे कोई फर्क, जायदाद उसकी अपनी होनी चाहिए बस। और वो जो इस्लामिक पर्पज़ है, पायस, रिलीजियस और चैरिटेबल, उसके बाबत वो वक्फ करना, उसको अपनी संपत्ति को उसमें देना चाहता है। अब जो अमेंडमेंट है वो ये कहता है कि नहीं, आप मुसलमान हो तभी आप वक्फ कर सकते हैं। और दूसरा कि आप मुसलमान सिर्फ फौरी नहीं बल्कि 5 साल पुराने कम से कम मुसलमान हो। फिर वो ये कहता है कि और वो कैसे होगा कि मैं 5 साल पुराना, मतलब वो शोकेसिंग एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग, मतलब जाहिर में लगता हो कि आप हैं। तो ये तो बात कुछ समझ से बाहर है कि आपको एक तो पहले अगर कोई भी जहाँ के ऊपर कोई भी व्यक्ति कर सकता हो उसको आपने रिस्ट्रेन कर दिया, उसको आपने महदूद सीमित कर दिया कि केवल मुसलमान करेगा। फिर मुसलमान में भी आपने उसको और सीमित कर दिया कि जो 5 साल पुराना मुसलमान हो वो करेगा। फिर वो कैसे डिटरमाइन होगा इसके बारे में भी आप, तो ये एक परिभाषा में उसकी एक चेंज किया। दूसरा, जो मौजूदा देश के अंदर कब्रिस्तान, मस्जिदें, दरगाहें ये तमाम हैं, वो जो दर्ज हैं आज, वो वक्फ अपने इस्तेमाल चूँकि कायम है, देश बहुत प्राचीन है, यहाँ सम्मान एक दूसरे की आस्था का और वो जितनी भी उसकी बिल्डिंग्स है उसकी बहुत है। और उस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो जो बिल्डिंग्स हैं, लोगों की ज़िंदगी तो 70 80 90 साल है, लेकिन जो जो इमारतें हैं उनकी सैकड़ों साल उम्र हो जाती है, 700 600 साल पुरानी, और वो इमारतें चली चली आ रही हैं। और उन इमारतों के अगर आप कागज़, कोई 100 साल 200 साल पहले भी मांगता, जो 600 साल पुरानी है तो उसके कागज़ नहीं थे, तो कोर्ट्स ने उसके लिए ये तय किया कि जहाँ कोई डिस्प्यूट होता था तो ये देखते थे कि ये इसका इस्तेमाल किस तरह से होता है। अगर ये एक आम कब्रिस्तान है, इसके अंदर लोग पब्लिक के आकर के अपने लोगों को दफनाते हैं। ये एक मस्जिद है जिसके अंदर 5 टाइम अजान होती है और जनता पब्लिक आकर के नमाज़ पढ़ती है। इट्स ओपन एंड पब्लिक, सबके लिए खुली हुई है। तो वो अपने इस्तेमाल से, अपने जो जिस पर्टिकुलर सेवा के लिए वो है, वो अगर दे रही है तो उसको वो मान लिया जाएगा कि ये वक्फ बाय यूज़र है। ये जो अमेंडमेंट बिल आया है उसने इस प्रावधान को ही ख़त्म कर दिया है। क्यों ख़त्म किया है इसका कोई वजह नहीं बताई है। फिर ये भी कहा है कि ये जो प्रावधान जो ख़त्म किया गया है वक्फ बाय यूज़र का, ये प्रॉस्पेक्टिव है, आगे से भविष्य में होगा। लेकिन अगर कोई भी जायदादें जो वक्फ बाय यूज़र हैं और दर्ज हैं आज की तारीख में, मगर वो उनमें कोई डिस्प्यूट है या वो सरकारी हैं तो वो नहीं माना जाएगा। तो ये एक बड़ी अजीबो-गरीब बात है। अब मिसाल के तौर पे मैं बहुत छोटी सी जल्दी से अपनी बात कहूँ कि अगर 100 साल पुरानी मस्जिद है और वो वक्फ बाय यूज़र के नाम पे दर्ज है तो ठीक है। लेकिन अगर कोई 500 साल पुरानी मस्जिद है और वो वक्फ बाय यूज़र से दर्ज नहीं है तो कल को वो दर्ज नहीं हो सकती। दूसरी कि अगर उसमें किसी में डिस्प्यूट है तो भी उसको ये जो 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 प्रोटेक्शन हासिल था वो उसको नहीं रहेगा। या कोई ये कह दे कि ये सरकारी ज़मीन है, जैसे यहाँ दिल्ली में 123 जायदादों का मामला है, ये चीज़ें हैं। फिर जो उसका जो प्रशासनिक ढांचा है, उसमें जो बोर्ड होता है वक्फ बोर्ड, वो उसके अंदर लोग चुन के आते हैं। उसके अंदर चुनाव की प्रक्रिया ख़त्म कर दी है और चुनाव की जगह अब वहाँ पे नामित किए जाएंगे, नॉमिनेशन से लोग बनाए जाएंगे। उसकी कोई वजह नहीं बताएगी कि इलेक्शन ख़त्म करके नॉमिनेशन क्यों होगा। फिर उसमें चूँकि जैसा पहले शुरू में परिभाषा में चेंज आ चुका है कि जो लोग मुसलमान हैं वही वक्फ कर सकते हैं, लेकिन जो बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में जो लोग होंगे वो मेजॉरिटी वो होंगे जो वक्फ नहीं कर सकते हैं, यानी जो मुसलमान नहीं हैं। तो मेजॉरिटी आपने जो दी वो उन लोगों को दे दी जो वक्फ ही नहीं कर सकते। वो तो उसका एक ये चेंज बड़ा मेजर आया। फिर जो एडवर्स पोजीशन जो उसके अंदर लीगल प्रोटेक्शंस वगैरह थे शुरू से कि लिमिटेशन वहाँ अप्लाई नहीं करता था, वहाँ के ऊपर ओवरराइडिंग इफेक्ट था, जो प्रोटेक्शन सेफगार्ड्स थे उनको हटा दिया गया है।
फिर जो ट्राइब्यूनल था, यानी ट्राइब्यूनल जो एक्सपर्ट बॉडी होती है और वो डिसाइड करने के लिए मामलों को, उसके सिलसिले में ये कहा कि ट्राइब्यूनल जो फैसला करेगा वो फाइनल नहीं होगा। बिल्कुल ठीक बात है कि वो फाइनल, क्योंकि उसके बाद अपील हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं उस ऑर्डर को, लेकिन फैक्ट के ऊपर, जैसा कि हमारे इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल्स हैं, उसमें एक एक्सपर्ट मेंबर होता है, एक जुडिशियल मेंबर होता है, और उसका जो फैक्ट पे फाइंडिंग है, तथ्यों पे जो उसका निष्कर्ष है, वो फाइनल माना जाता है। इन्होंने उसको ख़त्म कर दिया, यानी बाकी सारे ट्राइब्यूनल्स के अंदर वो पावर होगी, वक्फ ट्राइब्यूनल के पास वो पावर नहीं होगी। तो ये इस तरह के बड़े मेजर चेंजेस हैं जो उसको, पूरे एक्ट को एक तरह से हिला दे रहे हैं और उसको एक अजीब सी शक्ल उसकी बनती चली जा रही है। ये तभी बात जो कलेक्टर को पावर देने की है कि जो काम बोर्ड के थे वो कलेक्टर को शिफ्ट किए जा रहे हैं, कलेक्टर को वो पावर्स होंगी। कोई भी आदमी सड़क चलता वो कंप्लेंट कर दे कि साहब ये सरकारी जायदाद है, तो उसके लिए एक और अफसर बड़ा बनाया गया है और वो उसके ऊपर डिसाइड करेगा। सर्वे कमिश्नर जो पहले से था उसको ख़त्म कर दिया गया है। तो ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी मेजर हैं वक्फ एक्ट के सिलसिले में जो ये बिल लेकर के आ रहा है। सर ये काफ़ी ऑब्जेक्शंस और इश्यूज, ये जो पूरा मामला है ये जेपीसी को भी रेफर किया गया था, आप भी जेपीसी के सामने अपेयर हुए थे। क्या ये जो भी इश्यूज आप अभी हाईलाइट करें, क्या जेपीसी ने इनसे डील नहीं किया है? नहीं, ये सब बातें जेपीसी ने मौका दिया, जेपीसी में लोग पेश हुए, उन्होंने अपनी बात रखी, उनकी बात सुनी गई, उन्होंने अपने सबमिशंस भी रिकॉर्ड कराए, मगर उन सब का जो निष्कर्ष था कि वो उस रिपोर्ट में वो कुछ एक्सेप्ट किए जाते, वो निष्कर्ष वो नहीं निकला। रिकॉर्ड पे ऑलरेडी है, लेकिन उससे जो वो रिफ्लेक्शन आता उसका, उसके अंदर जो चीज़ें उसमें चेंजेस आते, वो चेंजेस नहीं आए। तो मोर और लेस जो बिल है वो उसी फॉर्म में या उससे भी और चाहे कि वर्स फॉर्म में, जिस तरह की जो प्रॉस्पेक्टिव जो वक्फ बाय यूज़र में अमेंडमेंट आया है, वो दैट मेक्स इट वर्स ऑफ, तो पहले से और ज़्यादा लेजिस्लेटिवली फ्लॉड है, मतलब उसके अंदर एक कमी है, वो आए। तो उसने सुना रिकॉर्ड पे, लेकिन वो उसका कोई भी निष्कर्ष उसके अंदर सामने नहीं आया। सर एक लीगल एक्सपर्ट के तौर पे जिसने इस पूरे अमेंडमेंट को लीगली काफ़ी अच्छे से एनालाइज किया है, आप जेपीसी के सामने भी अपेयर हुए थे, आपके गवर्नमेंट के स्टैंड पे क्या राय है कि जो अमेंडमेंट लाया जा रहा है इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और वक्फ को बेटर तरीके से एडमिनिस्टर किया जा सकेगा? नहीं, देखिए, एक बात तो उसकी ये दावा तो बिल्कुल ही कहा जाए कि मिसप्लेस्ड है, यानी कि आपने जो अमेंडमेंट, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, ऐसा होना चाहिए और बेहतर होना चाहिए, लेकिन उसके लिए जो आप एक्शन ले रहे हैं, जो आप अमेंडमेंट्स ला रहे हैं, वो तो एक्ट को कमज़ोर कर रहे हैं, वो वक्फ के दावों को कमज़ोर कर रहे हैं और उनकी जो संस्थाएं हैं उसके संरक्षण के लिए उनको निष्क्रिय हो रही हैं और उनकी पावर्स जो हैं वो उनके पास से जा रही हैं। उनको जो प्रोटेक्शन जो दूसरे भी इसी तरह के सिमिलर एक्ट्स हैं उनको जो हासिल है वो यहाँ से हटाई जा रही हैं। तो अगर ये बातें हो रही हैं तो फिर ये कैसे इसका नतीजा निकल सकता है या निष्कर्ष कोई निकाले कहे कि नहीं इससे फ़ायदा होगा। मैं तो सिंपल सी बात कहता हूँ कि भाई जो अमेंडमेंट के बिल हैं, आप दोनों साइड क्या कह रहे हैं आप उनको देखिए या सुनिए। आप तो जो बिल के जो एस्पेक्ट्स हैं सिर्फ उनको डायरेक्टली देखिए कि इसके अंदर कितने ओमिशंस हैं, मतलब कितनी चीज़ें इसके अंदर से निकाली गई हैं बिना किसी वजह बताए हुए कि क्यों हटाई जा रही हैं, क्योंकि वो तो एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसके अंदर समोई गई थी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। क्योंकि ये जो जायदादें हैं ये तो कहा जाए कि एक ईश्वर को दी हुई जायदादें हैं, उसका कोई प्राइवेट मालिक नहीं है, मालिक तो उसका ईश्वर है। उन जायदादों के साथ उतना परफेक्शन तो नहीं हो सकता कि उनकी सेफ्टी के लिए कि जैसे लोग प्राइवेट अपनी जायदादों को संभाल के रखते हैं, उसके कागज़ रखते हैं, उसका सिलसिला रखते हैं, तो उसको जिस तरह से रखना चाहिए या उसके लिए जो चीज़ें होनी चाहिए वो पहले से मौजूद थी, उसको एक एक करके हटाया गया। तो उससे तो मुझे तो बिल्कुल इस बात में कोई डाउट ही नहीं है कि इससे तो वक्फ की जायदादें देश भर के अंदर बहुत ही कमज़ोर स्थिति में आ जाएंगी। सर मस्जिद को लेकर काफ़ी डिस्प्यूट्स हमने उठ के आए हैं पिछले कुछ सालों में। क्या आपको लगता है कि वक्फ इस अमेंडमेंट बिल के कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो मस्जिद से रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं, मस्जिद को भी इफ़ेक्ट कर सकते हैं?
ये भी एक वो इशू है कि जब आप एम सिद्दीक का जजमेंट देखें, उसके अंदर दर वफ़ के सिलसिले में जो ऑब्जर्वेशंस दिए गए, जो जुडिशल पहले के वो हैं इश्यूज़, उसके अंदर जिस तरह से एक्ट को एनालाइज किया गया, इंटरप्रेट किया गया, ये उसके डाइल्यूशन की तरफ ले जाएगा। और जब वो डाइल्यूशन की तरफ ले जाएगा तो फिर जहाँ के ऊपर इस तरह के काउंटर क्लेम्स हैं, वहाँ के ऊपर एक पार्टी कमज़ोर होगी और दूसरी पार्टी उस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाएगी। नेचुरल है कि अगर एक पार्टी कमज़ोर होगी तो उसका बेनिफिट दूसरी पार्टी को जाएगा। तो ये कोई, इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि ये कोई बहुत ही अच्छी वो नहीं है, क्योंकि ये जो डिस्प्यूट्स हैं वो डिस्प्यूट्स तो मतलब कहा जाए बहुत शुड ऑलवेज बी अवॉइडेड। 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट था वो इन्हीं डिस्प्यूट्स के ऊपर उसको बंद करने के लिए आया था कि जो जिस तरह की जितने भी इमारतें हैं वो जिस चीज़ के लिए हैं वो वैसी ही रहेंगी 15 अगस्त 1947 से। उनका कोई कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकता है। वो जो कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकता वो इसीलिए था कि ताकि उसकी वजह से झगड़ा नहीं हो, क्योंकि जब आपस में, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है आप उसको अगर जब एनालाइज कीजिए तो वो जो लिबर्टी और इक्वालिटी और जो राइट्स देता जा रहा है उसका मकसद भाईचारा है, फेटर्निटी को। तो वो जो चीज़ें फेटर्निटी को इन्हांस करें उनका साथ देना चाहिए, जो फेटर्निटी को हार्म करें वो तो बहुत ही इंजूरियस है। तो बिल जो है वो फेटर्निटी को हाईलाइट या अंडरस्कोर नहीं करता बल्कि उसको हार्म करता है। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया सर। केंद्र सरकार और ऑपोजिशन पार्टीज़ के बीच में जो डिसएग्रीमेंट है वक्फ बिल को लेकर, ये आगे क्या मोड़ लेगा? क्या बिल पास होगा? क्या ये मामला कोर्ट तक पहुंचेगा? ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन अश्विनी के साथ नई दिल्ली से सृष्टि ओझा, आज तक।